अध्याय 11। 11 क्या हो अगर। रेस शुरू होने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि मेरी चुदाई हो चुकी है। 2014 में राष्ट्रीय उद्यान सेवा पारंपरिक बैडवाटर कोर्स को मंजूरी नहीं देगी, इसलिए क्रिस कोस्टमैन ने मानचित्र को फिर से बनाया। डेथ वैली नेशनल पार्क में शुरू करने और ग्रह पर सबसे गर्म रेगिस्तान के माध्यम से 42 मील चलने के बजाय यह 22 मील की चढ़ाई के आधार पर आगे की ओर शुरू होगा। वह मेरी समस्या नहीं थी। यह तथ्य था कि मैं अपने सामान्य दौड़ वजन से 11 पाउंड अधिक था और पिछले 7 दिनों में उनमें से 10 पाउंड बढ़ गए थे। मैं मोटा गधा नहीं था। औसत नजर में मैं फिट दिखता था, लेकिन बैडवाटर कोई औसत दौड़ नहीं थी। दौड़ने और मजबूती से खत्म करने के लिए मेरी स्थिति शीर्ष पर होनी जरूरी थी और मैं इससे बहुत दूर था। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वह एक झटके के रूप में आया, क्योंकि 2 साल की घटिया दौड़ के बाद मुझे लगा कि मुझे अपनी शक्तियां वापस मिल गई हैं। पिछली जनवरी में मैंने फ्रोजन ओटर नामक 100 किलोमीटर की ग्लेशियर ट्रेल रेस जीती थी। यह हर्ट 100 जितना कठिन नहीं था, लेकिन यह करीब था। मिल्वॉकी के ठीक बाहर विस्कॉन्सिन में स्थापित पाठ्यक्रम एक असंतुलित आकृति 8 की तरह रखा गया है, जिसके केंद्र में प्रारंभ समाप्ति है। हमने इसे 2 लूपों के बीच से गुजारा, जिससे हम अपनी कारों से भोजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक कर सके और उन्हें अपनी आपातकालीन आपूर्ति के साथ अपने पैक में भर सके। वहाँ मौसम खराब हो सकता है और दौड़ आयोजकों ने उन आवश्यकताओं की एक सूची तैयार की है जो हमें हर समय अपने पास रखनी चाहिए, ताकि हम निर्जलीकरण, हाइपोथर्मिया या जोखिम से न मरें। पहला लैप दोनों का बड़ा लूप था और जब हमने प्रस्थान किया तो तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था। उन पगडंडियों को कभी भी जोता नहीं गया। कुछ स्थानों पर बर्फ के ढेर जम गए। दूसरों में पगडंडियां जानबूझकर चिकनी बर्फ से चमकती हुई लग रही थीं, जिससे एक समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि मैंने अपने अधिकांश प्रतिस्पर्धियों की तरह जूते या ट्रेल जूते नहीं पहने थे। मैंने अपने मानक दौड़ने वाले जूतों के फीते बांधे और उन्हें कुछ सस्ते गधा ऐंठन में बांध दिया, जो सैद्धांतिक रूप से बर्फ को पकड़ने और मुझे सीधा रखने के लिए थे। खैर, बर्फ ने वह युद्ध जीत लिया और पहले घंटे में ही मेरी ऐंठन खत्म हो गई। फिर भी मैं दौड़ में सबसे आगे था और औसतन 6 से 12 इंच बर्फ में भी दौड़ में आगे बढ़ रहा था। कुछ स्थानों पर बहाव बहुत ऊंचे ढेर हो गए थे। मेरे पैर स्टार्टिंग गन से ठंडे और गीले थे और 2 घंटों के भीतर वे जम गए, खासकर मेरे पैर की उंगलियां। मेरा शीर्ष आधा ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा था। जब आपको 0 से नीचे के तापमान में पसीना आता है तो आपके शरीर पर मौजूद नमक त्वचा को झुलसा देता है। मेरी बगलें और छाती लाल लाल हो रही थीं। मैं चकत्तों से भर गया था। हर कदम पर मेरे पैर की उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दर्द के पैमाने पर बहुत अधिक दर्ज नहीं किया गया था, क्योंकि मैं उन्मुक्त होकर दौड़ रहा था। मेरी दूसरी हृदय सर्जरी के बाद पहली बार मेरा शरीर खुद को वापस व्यवस्थित करना शुरू कर रहा था। हर किसी की तरह मुझे भी 100% ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल रही थी। मेरी सहन शक्ति और ताकत अगले स्तर की थी और हालांकि रास्ता फिसलन भरा था, मेरी तकनीक भी सही थी। मैं बहुत आगे था और आखिरी 22 मील के लूप से पहले सैंडविच के लिए अपनी कार के पास रुका। मेरे पैर की उंगलियां भयानक दर्द से कांपने लगीं। मुझे संदेह था कि वे शीतदंशित थे, जिसका मतलब था कि मुझे उनमें से कुछ को खोने का खतरा था, लेकिन मैं अपने जूते उतारकर देखना नहीं चाहता था। एक बार फिर संदेह और डर मेरे दिमाग में उभर रहे थे। मुझे याद दिला रहे थे कि केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही फ्रोजन ओटर को खत्म किया था और उस तरह की ठंड में कोई भी सीसा सुरक्षित नहीं था। मौसम किसी भी अन्य परिवर्तन से अधिक एक कमीने व्यक्ति को जल्दी से तोड़ सकता है।
लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैंने एक नया संवाद बनाया और खुद से कहा कि दौड़ को मजबूती से पूरा करूं और चैंपियन बनने के बाद अस्पताल में कटी हुई पैर की उंगलियों के बारे में चिंता करूं। मैं पाठ्यक्रम पर वापस भागा। दिन की शुरुआत में तेज धूप ने कुछ बर्फ पिघला दी थी, लेकिन ठंडी हवा ने रास्ते को अच्छी तरह से ढक दिया। जैसे ही मैं दौड़ा, मुझे हर्ट 100 और महान कार्ल मेल्ट्जर में अपना पहला वर्ष याद आया। उस समय मैं एक मजदूर था। मैंने पहले अपनी एड़ी से टर्फ को मारा और मेरे पैर की पूरी सतह के साथ जमे हुए ऊद-बिलाव के बाद पैर की उंगलियां। 2 साल पहले 6 मील की आसान दौड़ के दौरान मुझे चक्कर आने लगे थे। 2013 में मुझे बैडवाटर में 100 मील तक चलने के लिए मजबूर किया गया और मैं इसमें समाप्त हुआ। 17वां स्थान। मैं गिरावट की स्थिति में था और मुझे लगा कि उपाधियों के लिए मेरे विवाद के दिन बहुत पहले ही बीत चुके हैं। फ्रोजन ओटर के बाद मुझे यह विश्वास करने का प्रलोभन दिया गया कि मैंने इसे बहुत पहले और फिर कुछ समय पहले बनाया था, और यह कि मेरे सबसे अच्छे अल्ट्रा वर्ष वास्तव में मुझसे आगे थे। मैंने उस ऊर्जा को बैडवाटर 2014 की तैयारी में लगा दिया। मैं उस समय शिकागो में रह रहा था, BUD/S प्रीप में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा था, एक स्कूल जो उम्मीदवारों को BUD/S में सामना होने वाली कठोर वास्तविकता से निपटने के लिए तैयार करता था। 20 से अधिक वर्षों के बाद मैं अपनी सैन्य सेवा के अंतिम वर्ष में था और चाहने वालों पर ज्ञान छोड़ने की स्थिति में आकर ऐसा लगा जैसे मैं पूर्ण चक्र में आ गया हूँ। हमेशा की तरह मैं काम करने और वापस आने के लिए 10 मील दौड़ता था और जब भी संभव हो दोपहर के भोजन के दौरान 8 मील और दौड़ता था। सप्ताहांत में मैं कम से कम एक 35 से 40 मील की दौड़ लगाऊंगा। यह सब 130 मील सप्ताह के क्रम में जुड़ गया और मैं मजबूत महसूस कर रहा था। जैसे ही वसंत ऋतु खिली, मैंने सड़कों पर निकलने से पहले पसीने की 4 या 5 परतें, एक बीनी और एक गोर्टेक्स जैकेट पहनकर गर्मी प्रशिक्षण घटक जोड़ा। जब मैं काम पर जाता था तो मेरे साथी सील प्रशिक्षक आश्चर्यचकित होकर देखते थे जब मैं अपने गीले कपड़े उतारता था और उन्हें काले कचरा बैग में भरता था, जिनका कुल वजन लगभग 15 पाउंड होता था। मैंने अपना टेपर 4 सप्ताह में शुरू किया और 130 मील सप्ताह से 80 मील सप्ताह तक चला गया, फिर 60, 40 और 20 तक चला गया। ऐसा माना जाता है कि जब आप खाते हैं और आराम करते हैं तो टेपरिंग से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शरीर को हुए सभी नुकसान की मरम्मत करने में सक्षम बनाती है और आपको प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। इसके बजाय मुझे कभी भी बुरा महसूस नहीं हुआ। मुझे भूख नहीं थी और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे शरीर में कैलोरी की कमी हो गई है। दूसरों ने सुझाव दिया कि मुझे सोडियम की कमी हो सकती है। मेरे डॉक्टर ने मेरी थायराइड मापी और उसमें थोड़ी कमी थी, लेकिन रीडिंग इतनी बुरी नहीं थी कि यह बताया जा सके कि मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शायद व्याख्या सरल थी कि मैं जरूरत से ज्यादा प्रशिक्षित था। दौड़ से 2 सप्ताह पहले मैंने बाहर निकलने पर विचार किया। मुझे चिंता हुई कि यह फिर से मेरा दिल था, क्योंकि आसान दौड़ में मुझे एड्रेनालाइन का उछाल महसूस हुआ जिसे मैं बाहर नहीं निकाल सका। यहाँ तक कि एक धीमी गति ने भी मेरी नाड़ी को अतालता में बदल दिया। दौड़ से 10 दिन पहले मैं वेगास में उतरा। मैंने 5 रन निर्धारित किए थे, लेकिन उनमें से किसी पर भी 3 मील का निशान पार नहीं कर सका। मैं उतना नहीं खा रहा था, लेकिन वजन बढ़ता जा रहा था। यह सब पानी था। मैंने एक और डॉक्टर की तलाश की जिसने पुष्टि की कि मेरे साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं है, और जब मैंने यह सुना तो मैं बेकार होने वाली नहीं थी।
बैडवाटर 2014 के शुरुआती मील और शुरुआती चढ़ाई के दौरान मेरी हृदय गति तेज हो गई। ऊंचा, लेकिन उसका एक हिस्सा ऊंचाई था और 22 मील बाद मैं छठे या 7वें स्थान पर शीर्ष पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित और गौरवान्वित होकर मैंने सोचा, चलो देखें कि क्या मैं नीचे की ओर जा सकता हूं। मैंने कभी भी खड़ी ढलान पर दौड़ने की क्रूरता का आनंद नहीं लिया क्योंकि यह क्वाड्स को तोड़ देता है, लेकिन मैंने यह भी सोचा कि यह मुझे अपनी सांसों को रीसेट करने और शांत करने की अनुमति देगा। मेरे शरीर ने मना कर दिया। मैं बिल्कुल भी अपनी सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने नीचे के समतल भाग पर प्रहार किया, अपनी गति धीमी की और चलना शुरू कर दिया। जब मेरी जांघें अनियंत्रित रूप से हिल रही थीं, तो मेरे प्रतिस्पर्धियों ने मुझे पास कर दिया। मेरी मांसपेशियों में ऐंठन इतनी बुरी थी, मेरे क्वाड्स ऐसे लग रहे थे जैसे उनके अंदर कोई एलियन खड़खड़ा रहा हो। और मैं फिर भी नहीं रुका। मैं लोन पाइन मोटल के उस कमरे में शरण लेने से पहले पूरे 4 मील तक चला, जहां बैडवाटर मेडिकल टीम ने दुकान खोली थी। उन्होंने मेरी जांच की और देखा कि मेरा रक्तचाप थोड़ा कम था, लेकिन आसानी से ठीक हो गया। उन्हें एक भी मीट्रिक नहीं मिला जो यह बता सके कि मुझे कितना गड़बड़ महसूस हुआ। मैंने कुछ ठोस खाना खाया, आराम किया और एक बार और कोशिश करने का फैसला किया। लोन पाइन से निकलने वाला एक सपाट खंड था और मैंने सोचा कि अगर मैं इसे तोड़ सकता हूं तो शायद मैं दूसरी हवा पकड़ लूंगा, लेकिन 6 या 7 मील बाद भी मेरी पाल अभी भी खाली थी और मैंने अपना सब कुछ दे दिया था। मेरी मांसपेशियां कांपने लगीं और हिलने डुलने लगा। मेरा दिल चार्ट में ऊपर नीचे उछलने लगा। मैंने अपने तेज गेंदबाज की ओर देखा और कहा, बस यार, मेरा काम हो गया। मेरा सहायक वाहन हमारे पीछे आ गया और मैं अंदर चढ़ गया। कुछ मिनट बाद मैं उसी मोटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी पूंछ मेरे पैरों के बीच थी। मैं केवल 50 मील तक ही चला था, लेकिन छोड़ने के साथ जो भी अपमान हुआ, ऐसा कुछ नहीं जिसका मैं आदी था, इस वृत्ति द्वारा दबा दिया गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यह बात करने में मेरा डर या आराम की इच्छा नहीं थी। इस बार मुझे यकीन था कि अगर मैंने इस बाधा को तोड़ने की कोशिश करना बंद नहीं किया, तो मैं सियरास से जीवित बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अगली रात हम लोन पाइन से लास वेगास के लिए रवाना हुए और 2 दिनों तक मैंने आराम करने और ठीक होने की पूरी कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि मेरा शरीर संतुलन के करीब कहीं स्थिर हो जाएगा। हम व्यान में रह रहे थे और उस तीसरी सुबह मैं यह देखने के लिए जॉगिंग के लिए गया कि टैंक में कुछ है या नहीं। 1 मील बाद मेरा दिल मेरे गले में था और मैंने उसे बंद कर दिया। मैं होटल वापस चला गया, यह जानते हुए कि डॉक्टरों के कहने के बावजूद मैं बीमार था और मुझे संदेह था कि जो कुछ भी मुझे हुआ था वह गंभीर था। उस रात बाद में वेगास उपनगरों में एक फिल्म देखने के बाद जब हम पास के एक रेस्तरां एलिफेंट बार में टहल रहे थे, तो मुझे कमजोरी महसूस हुई। मेरी माँ कुछ कदम दूर थी आगे और मैंने उसे 3 प्रतियों में देखा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें मुक्त कर दिया और वहाँ अभी भी उसकी 3 आंखें थीं। उसने मेरे लिए दरवाजा खुला रखा और जब मैंने ठंडे दायरे में कदम रखा तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हम एक दूसरे के सामने वाले बूथ में चले गए। मैं मेनू पढ़ने में बहुत अस्थिर था और मैंने उससे मेरे लिए ऑर्डर करने के लिए कहा। वहाँ से यह बदतर हो गया और जब धावक हमारे भोजन के साथ आया तो मेरी दृष्टि फिर से धुंधली हो गई। मैंने जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और जब मेरी माँ मेज के ऊपर तैरती हुई दिखी तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, मैंने कहा, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ। कुछ स्थिरता के लिए बेचैन होकर मैंने अपना सिर मेज पर रख दिया, लेकिन मेरी माँ ने फोन नहीं उठाया। 911 वह मेरी तरफ आ गई और मैं उस पर झुक गया। हम परिचारिका के पास खड़े हुए और फिर कार में वापस आ गए।
रास्ते में मैंने अपने मेडिकल इतिहास के बारे में जितना मुझे याद था साझा किया। संक्षेप में, अगर मैं बेहोश हो जाऊं और उसे मदद के लिए बुलाना पड़े। सौभाग्य से मेरी दृष्टि और ऊर्जा में इतना सुधार हुआ कि वह मुझे स्वयं आपातकालीन कक्ष तक ले गई। मेरे थायराइड को पहले ही चिह्नित किया जा चुका था, इसलिए डॉक्टरों ने सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया। कई नेवी सील्स को 30 की उम्र तक पहुंचने पर थायराइड की समस्या हो जाती है, क्योंकि जब आप मदरकर्स को हेल वीक और युद्ध जैसे चरम वातावरण में डालते हैं तो उनके हार्मोन का स्तर गड़बड़ा जाता है। जब थायराइड ग्रंथि इष्टतम नहीं होती है तो थकान, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी 1 दर्जन से अधिक प्रमुख दुष्प्रभावों में से एक होती है। लेकिन मेरा थायराइड स्तर सामान्य के करीब था। मेरे दिल की भी जांच हुई। वेगास में ईआर दस्तावेजों ने मुझे बताया कि मुझे बस आराम की जरूरत है। मैं शिकागो वापस गया और अपने डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने कई रक्त परीक्षण का आदेश दिया। उनके कार्यालय ने मेरे अंतःस्रावी तंत्र का परीक्षण किया और लाइन, हेपेटाइटिस, रूमेटॉइड गठिया और कुछ अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए मेरी जांच की। मेरे थायराइड को छोड़कर सब कुछ ठीक हो गया, जो कि थोड़ा कम था, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि मैं सैकड़ों मील दौड़ने में सक्षम एक विशिष्ट एथलीट से इतनी तेजी से एक ऐसे दावेदार में कैसे बदल गया जो मुश्किल से अपने जूते बांधने की ऊर्जा जुटा पाता था। पतन की कगार पर पहुंचे बिना 1 मील दौड़ना तो दूर की बात है। मैं मेडिकल नोमैंस लैंड में था। मैं उत्तर से अधिक प्रश्न और थायराइड की दवा के नुस्खे के साथ उनके कार्यालय से निकला। हर दिन जो बीतता था मुझे बुरा लगता था। सब कुछ मुझ पर टूट रहा था। मुझे बिस्तर से उठने में परेशानी हो रही थी, मुझे कब्ज और दर्द हो रहा था। उन्होंने अधिक रक्त लिया और निर्णय लिया कि मुझे एडिसन रोग है, एक ऑटोइम्यून बीमारी जो तब होती है जब आपका अधिवृक्क सूख जाता है और आपका शरीर पर्याप्त कोर्टिसोल का उत्पादन नहीं करता है, जो कि सील्स में आम था क्योंकि हम एड्रेनालाइन पर चलने के लिए तैयार हैं। मेरे डॉक्टर ने अन्य दवाओं के अलावा स्टेरॉयड, हाइड्रोकार्टिसोन, DHEA और एरिमिडेक्स निर्धारित की, लेकिन उनकी गोलियां लेने से मेरी गिरावट में तेजी आई और उसके बाद उन्हें और जिन अन्य डॉक्टरों को मैंने देखा उन्हें बाहर कर दिया गया। उनकी आंखों की झलक सब कुछ कह गई। उनके मन में मैं या तो एक पागल हाइपोकॉन्ड्रियक था या मैं मर रहा था और वे नहीं जानते थे कि मुझे क्या मार रहा है या मुझे कैसे ठीक किया जाए। मैं इसके माध्यम से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सका। मेरे सहकर्मियों को मेरी गिरावट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि मैंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अपने पूरे जीवन में मैं अपनी सारी असुरक्षाएं और आघात छिपाता रहा हूँ। मैंने अपनी सभी कमजोरियों को लोहे के लिबास के नीचे बंद कर दिया, लेकिन अंततः दर्द इतना भयानक हो गया कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं सका। मैंने बीमार को बुलाया और वहीं लेट गया, छत की ओर देखता रहा और सोचता रहा, क्या यह अंत हो सकता है? रसातल में झांकने से मेरा दिमाग पुराने दिनों, हफ्तों, सालों में घूमने लगा, जैसे उंगलियां पुरानी फाइलों में पलट रही हों। मुझे सभी बेहतरीन हिस्से मिले और उन्हें एक साथ जोड़कर हाइलाइट लूप बनाया गया, जिसे बार बार स्ट्रीम किया जाता है। मैं मारपीट और दुर्व्यवहार करते हुए बड़ा हुआ, एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से अशिक्षित रहा जिसने मुझे हर मोड़ पर अस्वीकार कर दिया, जब तक कि मैंने स्वामित्व नहीं ले लिया और बदलना शुरू नहीं किया। तब से मैं मोटापे से ग्रस्त हो गया हूँ। मैं शादीशुदा थी और तलाकशुदा थी। मेरे दिल की 2 सर्जरी हुई। मैंने खुद को तैरना सिखाया और टूटे हुए पैरों पर दौड़ना सीखा। मैं ऊंचाई से डरता था, फिर ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने लगा। पानी ने मेरे जीवन को डरा दिया, फिर भी मैं एक तकनीकी गोताखोर और पानी के नीचे नेविगेटर बन गया, जो स्कूबा डाइविंग से परे कई डिग्री की कठिनाई है। मैंने 60 से अधिक अल्ट्रा डिस्टेंस दौड़ में भाग लिया, कई में जीत हासिल की और एक पुलअप रिकॉर्ड बनाया।
मैं प्राइमरी स्कूल के शुरुआती वर्षों में हकलाता रहा और बड़ा होकर नेवी सील्स का सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक वक्ता बन गया। मैंने युद्ध के मैदान में अपने देश की सेवा की है। रास्ते में मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया कि मुझे उस दुर्व्यवहार से परिभाषित नहीं किया जा सकता है जिसमें मैं पैदा हुआ था या जिस बदमाशी के साथ मैं बड़ा हुआ था। मुझे प्रतिभा से परिभाषित नहीं किया जाएगा। मेरे पास बहुत कुछ नहीं था या मेरे अपने डर और कमजोरियां थीं। मैं उन बाधाओं का कुल योग था जिन्हें मैंने पार किया था। और भले ही मैंने देश भर के छात्रों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई या जो जीवन मैंने बनाया उसकी सराहना करने के लिए मैं कभी नहीं रुका। मेरे मन में मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। मैंने अपनी जीवन घड़ी पर कभी भी झपकी नहीं ली क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ करने को रहता था। अगर मैं दिन में 20 घंटे काम करता तो मैं 1 घंटे कसरत करता और 3 घंटे सोता, लेकिन मैंने उस कमीने को शामिल करना सुनिश्चित किया। मेरा दिमाग सराहना करने के लिए तैयार नहीं था। इसे काम करने, क्षितिज को स्कैन करने, पूछने के लिए कि आगे क्या है और इसे पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। इसीलिए मैंने इतने सारे दुर्लभ कारनामों का संग्रह किया है। मैं हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहता था, लेकिन जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, मेरा शरीर तनाव से तना हुआ था और दर्द से छटपटा रहा था। मुझे स्पष्ट अंदाजा था कि मेरे लिए आगे क्या होगा। कब्रिस्तान। वर्षों के दुर्व्यवहार के बाद आखिरकार मैंने अपने भौतिक शरीर को मरम्मत से परे तोड़ दिया। मैं मर रहा था। हफ्तों और महीनों तक मैंने अपने चिकित्सीय रहस्य का इलाज ढूंढा, लेकिन रेचन के उस क्षण में मुझे कोई दुख नहीं हुआ और मुझे ठगा हुआ महसूस नहीं हुआ। मैं केवल 38 साल का था, लेकिन मैंने 10 जिंदगियां जी लीं और 80 साल के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक नरक का अनुभव किया। मुझे अपने लिए खेद महसूस नहीं हो रहा था। यह समझ में आया कि किसी बिंदु पर टोल देय होगा। मैंने अपनी यात्रा पर विचार करने में घंटों बिताए। इस बार मैं युद्ध की गर्मी में जीत का टिकट पाने की उम्मीद में कुकी जार को नहीं छान रहा था। मैं अपनी जीवन संपत्ति का उपयोग किसी नए उद्देश्य के लिए नहीं कर रहा था। नहीं, मेरा संघर्ष खत्म हो चुका था और मुझे केवल कृतज्ञता महसूस हुई। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना था। मुझे हर मोड़ पर खुद से लड़ना पड़ा और मेरा नष्ट हुआ शरीर ही मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी थी। उस क्षण मुझे पता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं दोबारा भागूंगा। मैं अब और काम नहीं कर सकता, या मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। और उस स्वीकृति के साथ गहरी सराहना आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि मैं डर गया था, बल्कि इसलिए कि अपने सबसे निचले बिंदु पर मुझे स्पष्टता मिली। जिस बच्चे को मैंने हमेशा इतनी कठोरता से आंका, उसने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोला और धोखा नहीं दिया। उन्होंने ऐसा स्वीकृति के लिए किया। उसने नियम तोड़े क्योंकि उसके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए उपकरण नहीं थे और वह मूर्ख होने के कारण शर्मिंदा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे दोस्तों की जरूरत थी। मैं शिक्षकों को यह बताने से डरता था कि मैं पढ़ नहीं सकता। मैं विशेष शिक्षा से जुड़े कलंक से डर गया था और उस बच्चे पर एक और सेकंड के लिए प्रभाव डालने के बजाय, अपने युवा स्व को दंडित करने के बजाय, मैंने उसे पहली बार समझा। वहां से यहाँ तक का सफर एकाकी था। मैं बहुत कुछ चूक गया। मुझे बहुत मजा नहीं आया। खुशी मेरी पसंद का कॉकटेल नहीं थी। मेरा दिमाग लगातार हलचल मचा रहा था। मैं भय और संदेह में जी रहा था, कुछ न होने और कुछ भी योगदान न देने से भयभीत था। मैंने खुद को लगातार आंका है और मैंने अपने आसपास के सभी लोगों को भी आंका है। क्रोध एक शक्तिशाली चीज है। वर्षों तक मैंने दुनिया पर क्रोध किया, अपना सारा दर्द व्यक्त किया।
मेरे अतीत से और मुझे मदर किंग स्ट्रेटोस्फीयर में आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया गया, लेकिन मैं हमेशा विस्फोट त्रिज्या को नियंत्रित नहीं कर सका। कभी कभी मेरे क्रोध ने उन लोगों को झुलसा दिया जो मेरे जितना मजबूत नहीं थे या उतनी कड़ी मेहनत नहीं करते थे, और मैं अपनी जीभ नहीं निगलता था या अपना निर्णय नहीं छिपाता था। मैंने उन्हें बता दिया और इससे मेरे आसपास के कुछ लोगों को ठेस पहुंची, और इसने उन लोगों को मेरे सैन्य कैरियर को प्रभावित करने की अनुमति दी जो मुझे पसंद नहीं करते थे। लेकिन 2014 की शरद ऋतु में शिकागो की उस सुबह बिस्तर पर लेटे हुए मैंने उस सारे फैसले को जाने दिया। मैंने खुद को और अपने जानने वाले सभी लोगों को किसी भी अपराध और कड़वाहट से मुक्त कर दिया। नफरत करने वालों, संदेह करने वालों, नस्लवादियों और दुर्व्यवहार करने वालों की लंबी सूची जिसने मेरे अतीत को आबाद किया, मैं अब उनसे नफरत नहीं कर सकता। मैंने उनकी सराहना की क्योंकि उन्होंने मुझे बनाने में मदद की, और जैसे जैसे वह भावना बढ़ती गई, मेरा मन शांत हो गया। मैं 38 वर्षों से युद्ध लड़ रहा था, और अब अंत में जो देखा और महसूस हुआ, मुझे शांति मिली। इस जीवन में आत्म साक्षात्कार के अनगिनत रास्ते हैं, हालांकि अधिकांश में गहन अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत कम लोग उन्हें अपनाते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सैन लोग परमात्मा के साथ संवाद करने के तरीके के रूप में लगातार 30 घंटे तक नृत्य करते हैं। तिब्बत में तीर्थयात्री उठते हैं, घुटने टेकते हैं, फिर उठने से पहले जमीन पर मुंह के बल लेट जाते हैं, हफ्तों और महीनों तक साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वे एक पवित्र मंदिर में पहुंचने और गहरे ध्यान में डूबने से पहले हजारों मील की दूरी तय करते हैं। जापान में ज़ेन भिक्षुओं का एक संप्रदाय है जो दर्द और पीड़ा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की तलाश में 1000 दिनों में 1000 मैराथन दौड़ता है। मुझे नहीं पता कि उस बिस्तर पर मैंने जो महसूस किया उसे आप ज्ञानोदय कह सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि दर्द मन में एक गुप्त द्वार खोल देता है, वह जो चरम प्रदर्शन और सुंदर मौन दोनों की ओर ले जाता है। सबसे पहले जब आप अपनी अनुमानित क्षमता से आगे बढ़ जाते हैं तो आपका दिमाग इस बारे में बकवास बंद नहीं करेगा। यह चाहता है कि आप रुकें, इसलिए यह आपको घबराहट और संदेह के चक्र में भेज देता है जो केवल आपके आत्मयातना को बढ़ाता है। लेकिन जब आप उस पर इस हद तक कायम रहते हैं कि दर्द पूरी तरह से मन को भर देता है, तो आप एकाग्र हो जाते हैं। बाहरी दुनिया शून्य हो जाती है, सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आप अपनी आत्मा की गहराई में खुद से और सभी चीजों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। मैं इसी की तलाश में था, संपूर्ण जुड़ाव और शक्ति के वे क्षण जो मेरे अंदर फिर से और भी गहरे तरीके से आए जब मैंने इस बात पर विचार किया कि मैं कहां से आया हूं और मैंने खुद को कहां से गुजारा है। घंटों तक मैं प्रकाश से घिरे उस शांत स्थान में तैरता रहा, उतना ही महसूस करता रहा। दर्द के रूप में कृतज्ञता, जितनी असुविधा थी उतनी ही सराहना। किसी समय श्रद्धा ज्वर की भांति टूट पड़ी। मैं मुस्कुराया, अपनी हथेलियां अपनी पानी भरी आंखों पर रखीं और अपने सिर के ऊपरी हिस्से और फिर पिछले हिस्से को रगड़ा। मेरी गर्दन के आधार पर मुझे एक परिचित गांठ महसूस हुई। यह पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया। मैंने कवर हटा दिए और अपने कूल्हे फ्लेक्सर्स के ऊपर की गांठों की जांच की। वो भी बड़े हो गए थे। क्या यह इतना बुनियादी हो सकता है? क्या मेरी पीड़ा उन गांठों से जुड़ी हो सकती है? मैं स्ट्रेचिंग और उन्नत शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण विधियों में एक विशेषज्ञ के साथ एक सत्र में वापस आया, जिसे सील्स ने 2010 में कोरोनाडो में हमारे बेस पर लाया था, जिसका नाम जो हिप्पेनस्टील था, जो कॉलेज में एक छोटे आकार का डिकैथलीट था जिसने ओलंपिक टीम में जगह बनाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब आप 5'8" के व्यक्ति हो तो विश्व स्तरीय डिकैथलीटों के खिलाफ जाना, जिनका औसत 6'3" है,
यह आसान नहीं है। उसने अपने निचले शरीर का निर्माण करने का निर्णय लिया ताकि वह अपने आनुवंशिकी को पार कर ऊंची छलांग लगा सके और अपने बड़े मजबूत विरोधियों की तुलना में तेज दौड़ सके। एक समय पर वह एक सत्र में 10 प्रतिनिधि के 10 सेटों के लिए अपने शरीर के वजन से दोगुना बैठ रहा था, लेकिन मांसपेशियों में वृद्धि के साथ बहुत अधिक तनाव आया और तनाव ने चोट को आमंत्रित किया। उन्होंने जितना अधिक कठिन प्रशिक्षण लिया, उन्हें उतनी ही अधिक चोटें आईं और वे उतने ही अधिक भौतिक चिकित्सकों के पास गए। जब उन्हें बताया गया कि ट्रायल से पहले उनकी हैमस्ट्रिंग टूट गई है, तो उनका ओलंपिक सपना मर गया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। उन्होंने व्यापक स्ट्रेचिंग के साथ अपनी ताकत के काम को संतुलित करना शुरू किया और देखा कि जब भी वह किसी दिए गए मांसपेशी समूह या जोड़ में गति की एक निश्चित सीमा तक पहुंचते थे, तो जो भी दर्द रहता था वह गायब हो जाता था। वह अपना स्वयं का गिनी पिग बन गया और मानव शरीर में प्रत्येक मांसपेशी और जोड़ के लिए गति की इष्टतम सीमाएं विकसित की। वह फिर कभी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गया क्योंकि उसे अपनी पद्धतियां कहीं अधिक प्रभावी लगी। अगर कोई चोट लग जाती थी तो वह स्ट्रेचिंग से अपना इलाज करते थे। इन वर्षों में उन्होंने क्षेत्र में विशिष्ट एथलीटों के बीच ग्राहक वर्ग और प्रतिष्ठा बनाई और 2010 में कुछ नेवी सील्स से उनका परिचय हुआ। यह बात नेवल स्पेशल वॉरफेयर कमांड में फैल गई और अंततः उन्हें लगभग 2 दर्जन सील्स के लिए अपनी रेंज ऑफ मोशन रूटीन पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। मैं उनमें से एक था। व्याख्यान देते समय उन्होंने हमारी जांच की और हमें आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, अधिकांश लोगों के साथ समस्या लचीलेपन के उचित संतुलन के बिना हमारी मांसपेशियों का अत्यधिक उपयोग थी और ये समस्याएं हेल वीक से जुड़ी थीं। जब हमें हजारों स्पंदन किक करने के लिए कहा गया था, फिर ठंडे पानी में लेटने के लिए कहा गया था। लहरें हमारे ऊपर बरस रही हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि हम में से अधिकांश को कूल्हो में गति की सामान्य सीमा पर वापस लाने के लिए उनके प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए 20 घंटे की गहन स्ट्रेचिंग करनी होगी, जो उन्होंने कहा, फिर हर दिन केवल 20 मिनट की स्ट्रेचिंग के साथ इसे बरकरार रखा जा सकता है। गति की इष्टतम सीमा के लिए बड़ी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जब वह मेरे पास आया तो उसने अच्छी तरह देखा और अपना सिर हिलाया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने 3 हेल वीक्स का स्वाद चखा है। उसने मुझे खींचना शुरू कर दिया और कहा कि मैं इतना बंद था कि यह स्टील के तारों को खींचने की कोशिश करने जैसा था। आपको सैकड़ों घंटों की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा। उस समय मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरी स्ट्रेचिंग करने की कोई योजना नहीं थी। मैं ताकत और शक्ति से ग्रस्त था और मैंने जो कुछ भी पढ़ा था उससे पता चलता है कि लचीलेपन में वृद्धि का मतलब गति और बल में समान और विपरीत कमी है। मेरी मृत्युशैया के दृश्य ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने खुद को ऊपर खींचा, लड़खड़ाते हुए बाथरूम के शीशे के पास गया, मुड़ा और अपने सिर पर लगी गांठ का निरीक्षण किया। मैं जितना ऊंचा खड़ा हो सकता था खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि मेरी ऊंचाई 1 नहीं बल्कि लगभग 2 इंच कम हो गई है। मेरी गति की सीमा कभी इतनी खराब नहीं थी। क्या होगा अगर जो सही था? क्या हो अगर? इन दिनों मेरा एक आदर्श वाक्य है, शांतिपूर्ण लेकिन कभी संतुष्ट नहीं। आत्मस्वीकृति की शांति का आनंद लेना एक बात थी और गड़बड़ दुनिया की मेरी स्वीकृति जैसा कि यह है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं लेट जाऊंगा और कम से कम खुद को बचाने की कोशिश किए बिना मरने का इंतजार करूंगा। इसका मतलब तब नहीं था और अब भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेहतरी के लिए चीजों को बदलने के लिए संघर्ष किए बिना अपूर्ण या बिल्कुल गलत को स्वीकार कर लूंगा। मैंने उपचार खोजने के लिए मुख्य धारा के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश की थी,
लेकिन डॉक्टरों और उनकी दवाओं ने मुझे और भी बदतर महसूस कराने के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे पास खेलने के लिए कोई अन्य कार्ड नहीं था। मैं बस अपने आप को फिर से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। पहला आसन सरल था। मैं जमीन पर बैठ गई और भारतीय शैली में अपने पैरों को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मेरे कूल्हे इतने तंग थे कि मेरे घुटने मेरे कानों के पास थे। मैं अपना संतुलन खो बैठा और अपनी पीठ के बल लुढ़क गया। खुद को सही करने और दोबारा कोशिश करने में मेरी सारी ताकत लग गई। मैं अपने पैरों को सीधा करने से पहले 10 सेकंड, शायद 15 सेकंड तक उसी स्थिति में रुका रहा, क्योंकि यह बहुत दर्दनाक था। एंथन ने मेरे निचले शरीर की हर मांसपेशी को निचोड़ दिया और चुभा दिया। मेरे रोमछिद्रों से पसीना बह रहा था, लेकिन थोड़े आराम के बाद मैंने अपने पैर मोड़ लिए और अधिक दर्द सहन किया। मैंने 1 घंटे तक उसी रास्ते पर धीरे धीरे साइकिल चलाई। खुलने लगा। इसके बाद मैंने एक साधारण क्वाड स्ट्रेच किया, जिसे हम सभी मिडिल स्कूल में करना सीखते हैं। अपने बाएं पैर पर खड़े होकर मैंने अपना दाहिना पैर मोड़ा और अपने दाहिने हाथ से अपना पैर पकड़ लिया, जो सही था। मेरे क्वाड्स बहुत भारी और टाइट थे, था स्टील के तारों को खींचने की तरह। फिर मैं तब तक उसी स्थिति में रहा जब तक दर्द 10 में से 7 न हो गया। फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और दूसरी तरफ मारा। उस खड़े होने की मुद्रा ने मेरे क्वाड को मुक्त करने और मेरे पोज को फैलाने में मदद की। पेसो हमारी रीढ़ को हमारे निचले पैरों से जोड़ने वाली एकमात्र मांसपेशी है। यह श्रोणि के पीछे लपेटता है, कूल्हों को नियंत्रित करता है और इसे लड़ाई या उड़ान मांसपेशी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा पूरा जीवन संघर्ष या पलायन था। विषाक्त तनाव में डूबे एक युवा बच्चे के रूप में मैंने उस मांसपेशी पर अतिरिक्त समय तक काम किया। मेरे 3 हेल वीक्स, रेंजर स्कूल और डेल्टा सिलेक्शन के दौरान भी ऐसा ही हुआ। युद्ध का तो जिक्र ही नहीं। फिर भी मैंने इसे ढीला करने के लिए कभी कुछ नहीं किया और एक एथलीट के रूप में मैंने अपनी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को टैप करना जारी रखा और इतनी मेहनत से पीस रहा था कि मेरे पैर लगातार कठोर होते गए। विशेष रूप से लंबी दूरी की दौड़ में, जहां नींद की कमी और ठंडा मौसम अहम भूमिका निभाता है। अब यह मुझे अंदर से बाहर तक दबाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बाद में पता चला कि इसने मेरी श्रोणि को झुका दिया था, मेरी रीढ़ को दबा दिया था और मेरे संयोजी ऊतक को कसकर लपेट दिया था। इसने मेरी ऊंचाई से 2 इंच कम कर दिया। मैंने हाल ही में जो से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, आपके साथ जो हो रहा था वह 90% आबादी के साथ होने वाली घटना का चरम मामला है। आपकी मांसपेशियां इस तरह बंद हो गई थीं कि आपका रक्त ठीक से प्रसारित नहीं हो रहा था। वे जमे हुए स्टेक की तरह थे। आप जमे हुए स्टेक में रक्त नहीं डाल सकते और इसीलिए आप इसे बंद कर रहे हैं, और यह बिना लड़े जाने नहीं देगा। प्रत्येक खिंचाव ने मुझे आग में झोंक दिया। मुझे बहुत अधिक सूजन और आंतरिक अकड़न थी। थोड़ी सी भी हरकत से दर्द होता था। लंबे समय तक होल्ड करने वाले पोज के बारे में कुछ भी कहना मेरे क्वाड और पोज को अलग करने के लिए नहीं था। जब मैं बैठ गया और तितली को आगे बढ़ाया तो यातना तेज हो गई। उस दिन मैंने 2 घंटे तक कसरत की, बहुत दर्द से उठा और उसके बाद वापस आ गया। दूसरे दिन मैंने पूरे 6 घंटे तक व्यायाम किया। मैंने वही 3 पोज बार बार किए, फिर अपनी एड़ियों पर डबल क्वाड स्ट्रेच में बैठने की कोशिश की, जो शुद्ध पीड़ा थी। मैंने काफ स्ट्रेच पर भी काम किया। प्रत्येक सत्र की शुरुआत कठिन रही, लेकिन 1 या 2 घंटे के बाद मेरे शरीर ने इतना दर्द छोड़ दिया कि दर्द कम हो गया। कुछ ही समय पहले मुझे दिन में 12 घंटे से अधिक समय तक टुकड़ों में बांधा जाता था। मैं सुबह 6 बजे उठा, 9 बजे तक व्यायाम किया और फिर व्यायाम करते करते रुक गया।
काम पर डेस्क, खासकर जब मैं फोन पर था। मैं अपने दोपहर के भोजन के समय में व्यायाम करता हूँ और फिर शाम 5 बजे घर पहुँचने के बाद मैं तब तक व्यायाम करता हूँ जब तक कि मैं बोरी में न पहुँच जाऊँ। मैं एक दिनचर्या लेकर आया जो कूल हो। पोज, ग्लूट स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग और पिंडलियों तक जाने से पहले मेरी गर्दन और कंधों से शुरू होती थी। स्ट्रेचिंग मेरा नया जुनून बन गया। मैंने अपने पोज को कोमल बनाने के लिए एक मसाज बॉल खरीदी। मैंने एक बंद दरवाजे के सामने 70 डिग्री के कोण पर एक बोर्ड खड़ा किया और इसका उपयोग अपने पिंडली को फैलाने के लिए किया। मैं लगभग 2 वर्षों से पीड़ित हूँ और कई महीनों तक लगातार खिंचाव के बाद मैंने देखा कि मेरी खोपड़ी के आधार पर उभार सिकुड़ना शुरू हो गया था। साथ ही मेरे कूल्हे फ्लेक्सर्स के आसपास की गांठें और मेरा समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा स्तर में सुधार हुआ। मैं अभी तक कहीं भी लचीलेपन के करीब नहीं था और मैं पूरी तरह से अपने आप में वापस नहीं आया था, लेकिन मैंने अपनी थायराइड दवा को छोड़कर बाकी सभी दवाएं बंद कर दी थीं और जितना अधिक मैं खींचता था मेरी स्थिति में उतना ही सुधार होता था। मैं सप्ताहों तक प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे इस पर लगा रहा। फिर महीने और साल। मैं अभी भी यह कर रहा हूँ। मैं नवंबर 2015 में नौसेना में प्रमुख के रूप में सेना से सेवानिवृत्त हुआ। वायुसेना TACP का हिस्सा बनने वाला एकमात्र सैन्य व्यक्ति। 1 वर्ष में 3 नेवी सील हेल वीक, उनमें से 2 को पूरा करना और स्नातक BUD/S और आर्मी रेंजर स्कूल। यह एक खट्टा मीठा क्षण था क्योंकि सेना मेरी पहचान का एक बड़ा हिस्सा थी। इसने मुझे आकार देने और एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की और मैंने इसे वह सब कुछ दिया जो मेरे पास था। तब तक बिल ब्राउन भी आगे बढ़ चुके थे। वह मेरी तरह ही हाशिए पर बड़ा हुआ। उसकी योग्यता बहुत अधिक नहीं थी और यहाँ तक कि प्रशिक्षकों ने उसकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हुए उसे उसकी पहली BUD/S कक्षा से बाहर कर दिया था। आज वह फिलाडेल्फिया की एक प्रमुख फर्म में वकील हैं। फ्रीक ब्राउन ने खुद को साबित किया है और लगातार साबित कर रहे हैं। स्लेज अभी भी सील टीमों में है। जब मैं उनसे मिला तो वह बहुत शराब पीते थे, लेकिन हमारे वर्कआउट के बाद उनकी मानसिकता बदल गई। वह बिल्कुल भी न दौड़ने से लेकर मैराथन दौड़ने तक चला गया। साइकिल न होने से लेकर सैन डिएगो में सबसे तेज साइकिल चालकों में से एक बनने तक। उन्होंने कई आयरनमैन ट्रायथलॉन पूरे किए हैं। वे कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है और हमने यह साबित कर दिया। शॉन डॉब्स कभी सील नहीं बने, लेकिन वे एक अधिकारी बन गए। वह इन दिनों एक लेफ्टिनेंट कमांडर है और वह अभी भी एक एथलीट है। वह एक आयरनमैन है, एक कुशल साइकिल चालक है, नौसेना के एडवांस्ड डाइव में सम्मानित व्यक्ति था। स्कूल और बाद में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसकी सारी सफलता का एक कारण यह है कि उसने हेल वीक में अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब वह उस पर हावी नहीं है। SBG अभी भी नौसेना में है, लेकिन वह अब BUD/S उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए डेटा का विश्लेषण करता है कि नौसेना स्पेशल वॉरफेयर पहले से कहीं अधिक स्मार्ट, मजबूत और अधिक प्रभावी बने। वह अब एक अहंकारी व्यक्ति है, एक किनारे वाला अंडे का सिरा। लेकिन जब वह अपने शारीरिक चरम पर था तब मैं उसके साथ था और वह एक चोदू आदमी था। बफेलो और ब्राजील में हमारे बुरे दिनों के बाद से मेरी माँ ने भी अपना जीवन पूरी तरह से बदल लिया है। उसने शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल की और घरेलू हिंसा टास्क फोर्स में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया, जब वह नेशविले मेडिकल स्कूल में वरिष्ठ सहयोगी उपाध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रही थी। जहां तक मेरी बात है, स्ट्रेचिंग से मुझे अपनी शक्तियां वापस पाने में मदद मिली। जैसे ही सेना में मेरा समय समाप्त हुआ,
जबकि मैं अभी भी पुनर्वास क्षेत्र में था। मैंने ईएमटी के रूप में पुनः प्रमाणित होने के लिए अध्ययन किया। एक बार फिर मैंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए अपने लंबे समय तक याद रखने के कौशल का उपयोग किया, जिसे मैं हाई स्कूल के बाद से विकसित कर रहा था। मैंने TEX फायर ट्रेनिंग अकादमी में भी भाग लिया, जहां से मैंने अपनी कक्षा में टॉप ऑनर मैन की उपाधि प्राप्त की। आखिरकार मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया, इस बार बिना किसी साइड इफेक्ट के, और जब मैं अच्छे आकार में वापस आ गया तो मैंने कुछ अल्ट्रा में प्रवेश किया और टेनेसी में स्ट्रोलिंग जिम 40 मिलर और इन्फिनिटस 88 के सहित कई में शीर्ष स्थान पर लौट आया। वर्मोंट में दोनों 2016 में। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए मैं मोंटाना में एक वाइल्डलैंड फायर फाइटर बन गया। 2015 की गर्मियों में फायर लाइंस पर अपना पहला सीजन पूरा करने के बाद मैं नैशविले में अपनी मां के घर पर घूमने के लिए रुका। आधी रात को उसका फोन बजा। मेरी मां इस मायने में मेरे जैसी हैं कि उनके पास दोस्तों की एक विस्तृत मंडली नहीं है और सभ्य घंटों के दौरान उन्हें कई फोन कॉल नहीं आते हैं, इसलिए यह या तो एक गलत नंबर था या एक आपातकालीन स्थिति थी। मैं पंक्ति के दूसरे छोर पर प्रुन्निस जूनियर को सुन सकता था। मैंने 15 वर्षों से अधिक समय से उन्हें न तो देखा था और न ही उनसे बात की थी। हमारा रिश्ता उस समय टूट गया जब उन्होंने हमारे साथ रिश्ते खराब करने के बजाय हमारे पिता के साथ रहना पसंद किया। अपने जीवन के अधिकांश समय में मैंने उनके निर्णय को माफ करना या स्वीकार करना असंभव पाया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं बदल गया था। वर्षों तक मेरी मां ने मुझे बुनियादी बातों से अपडेट रखा। वह अंततः हमारे पिता और उनके संदिग्ध व्यवसायों से दूर चले गए, पीएचडी अर्जित की और कॉलेज प्रशासक बन गए। वह अपने बच्चों के लिए एक महान पिता भी हैं। मैं अपनी मां की आवाज से बता सकता था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे बस इतना याद है कि मेरी मां ने मुझसे पूछा था, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कायला है? जब उसने फोन रखा तो उसने बताया कि कायला, उसकी 18 वर्षीय बेटी, इंडियानापोलिस में दोस्तों के साथ घूम रही थी। कुछ बिंदु पर ढीले ढाले परिचित सामने आ गए, खून खौल गया, बंदूक खींची गई, गोलियां चली और एक भटकी हुई गोली किशोरों में से एक को लग गई। जब उसकी पूर्व पत्नी ने उसे बुलाया तो घबराकर वह अपराध स्थल की ओर चला गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसे पीले टेप के बाहर पकड़ लिया गया और अंधेरे में रखा गया। वह कायला की कार और तिरपाल के नीचे एक शव देख सकता था, लेकिन किसी ने उसे यह नहीं बताया कि उसकी बेटी जीवित है या मृत। मैं और मेरी मां तुरंत सड़क पर आ गए। मैंने तिरछी बारिश के बीच सीधे इंडियानापोलिस तक 5 घंटे तक 80 मील प्रति घंटे की ड्राइव की। अपराध स्थल से लौटने के तुरंत बाद हम उनके रास्ते में आ गए, जहां पीले टेप के बाहर खड़े होने पर उन्हें एक जासूस के सेल फोन पर ली गई उसके शरीर की तस्वीर से अपनी बेटी की पहचान करने के लिए कहा गया। उन्हें निजता की गरिमा या सम्मान देने का समय नहीं दिया गया। बाद में उसे ये सब करना पड़ा। उसने दरवाजा खोला, हमारी ओर कुछ कदम बढ़ा और रोने लगा। मेरी माँ वहाँ सबसे पहले पहुँची। फिर मैंने अपने भाई को गले लगाने के लिए खींच लिया और हमारी सभी बकवास बातें अब मायने नहीं रखती। बुद्ध ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि जीवन दुख है। मैं बौद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका क्या मतलब था और आप भी जानते हैं। इस दुनिया में अस्तित्व में रहने के लिए हमें अपमान, टूटे हुए सपनों, उदासी और हानि से संघर्ष करना होगा। वह सिर्फ प्रकृति है। प्रत्येक विशिष्ट जीवन दर्द के अपने व्यक्तिगत हिस्से के साथ आता है। यह आपके लिए आ रहा है, आप इसे रोक नहीं सकते। और आपको पता है, जवाब में हम में से अधिकांश को सब कुछ सुन्न करने और आघात को कम करने के तरीके के रूप में आराम की तलाश करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। हम सुरक्षित स्थान बनाते हैं।
हम मीडिया का उपभोग करते हैं जो हमारी मान्यताओं की पुष्टि करता है। हम अपनी प्रतिभा के अनुरूप शौक पालते हैं। हम उन कार्यों को करने में जितना संभव हो उतना कम समय बिताने की कोशिश करते हैं जिनसे हमें घृणा होती है, और यह हमें नरम बनाता है। हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो उन सीमाओं से परिभाषित होता है जिनकी हम कल्पना करते हैं और अपने लिए इच्छा करते हैं, क्योंकि यह उस दायरे में नरक के समान आरामदायक है। न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे करीबी परिवार और दोस्तों के लिए भी। हम जो सीमाएं बनाते हैं और स्वीकार करते हैं वे लेंस बन जाती हैं जो वे हमें देखते हैं, जिससे वे हमसे प्यार करते हैं और हमारी सराहना करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वे सीमाएं बंधन जैसी लगने लगती हैं, और जब हमें इसकी कम से कम उम्मीद होती है तो हमारी कल्पना उन दीवारों को पार कर जाती है और सपनों का शिकार करती है जो तत्काल बाद में प्राप्य लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर सपने होते हैं। हम धीरे धीरे बदलाव करने के लिए प्रेरित होते हैं और इससे दुख होता है। बेड़ियों को तोड़ने और अपनी स्वयं की कथित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार शारीरिक श्रम, और जब आप खुद को लाइन में लगाते हैं तो आत्मसंदेह और दर्द एक चुभने वाले संयोजन के साथ आपका स्वागत करेंगे जो आपके घुटनों को मोड़ देगा। अधिकांश लोग जो केवल प्रेरित या प्रेरित हैं, वे उस बिंदु पर छोड़ देंगे और उनके लौटने पर उनकी कोशिकाएं बहुत छोटी महसूस होंगी, उनकी बेड़ियां और भी कड़ी हो जाएंगी। जो कुछ लोग अपनी दीवारों से बाहर रहेंगे, उन्हें और भी अधिक दर्द और अधिक संदेह का सामना करना पड़ेगा, उन लोगों के सौजन्य से जिन्हें हम अपने सबसे बड़े प्रशंसक मानते थे। जब मेरे लिए 3 महीने से भी कम समय में 106 पाउंड वजन कम करने का समय आया, तो जिन लोगों से मैंने बात की उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो, उन सभी ने कहा। उनके कमजोर गधे संवाद ने केवल मेरे आत्मसंदेह को बढ़ावा दिया, लेकिन यह बाहरी आवाज नहीं है जो आपको तोड़ देगी। आप अपने आप से जो कहते हैं वही मायने रखता है। आपकी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बातचीत वे हैं जो आप स्वयं के साथ करेंगे। आप उनके साथ उठते हैं, आप उनके साथ घूमते हैं, आप उनके साथ बिस्तर पर जाते हैं और अंततः आप उन पर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। हम सभी अपने आप में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले और संदेह करने वाले लोग हैं, क्योंकि अपने जीवन को बेहतर बनाने के किसी भी साहसिक प्रयास के प्रति आत्मसंदेह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आप इसे अपने मस्तिष्क में पनपने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसे और अन्य सभी बाहरी बकवासों को पूछकर बेअसर कर सकते हैं। क्या हो अगर यह उस व्यक्ति के लिए अति उत्तम बकवास है जिसने कभी आपकी महानता पर संदेह किया है या आपके रास्ते में खड़ा हुआ है। यह नकारात्मकता को शांत करता है। यह एक अनुस्मारक है कि आप वास्तव में नहीं जानते कि आप क्या करने में सक्षम हैं, जब तक कि आप अपने पास मौजूद सभी चीजों को दांव पर नहीं लगा देते। यह असंभव को कम से कम थोड़ा अधिक संभव महसूस कराता है। क्या हो अगर यह आपके अंधेरे राक्षसों, आपकी सबसे बुरी यादों का सामना करने और उन्हें अपने इतिहास के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की शक्ति और अनुमति है। यदि और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन्हें सबसे साहसी, अपमानजनक उपलब्धि की कल्पना करने और उसे प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने में सक्षम होंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारे असुरक्षित, ईर्ष्यालु लोग रहते हैं। उनमें से कुछ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वे खून के रिश्तेदार हैं। असफलता उन्हें डरा देती है। हमारी सफलता भी वैसी ही है, क्योंकि जब हम उस चीज को पार कर जाते हैं जिसे हमने एक बार संभव समझा था, अपनी सीमाओं को पार करते हैं,
और अधिक हो जाते हैं तो हमारा प्रकाश उन सभी दीवारों से प्रतिबिंबित होता है जो उन्होंने अपने चारों ओर बनाई हैं। आपकी रोशनी उन्हें अपनी जेल की रूपरेखा, अपनी स्वयं की सीमाओं को देखने में सक्षम बनाती है। लेकिन अगर वे वास्तव में महान लोग हैं जिनके बारे में आप हमेशा से विश्वास करते रहे हैं, तो उनकी ईर्ष्या विकसित होगी और जल्द ही उनकी कल्पना अपनी सीमा पार कर सकती है और बेहतरी के लिए बदलाव की बारी उनकी होगी। मुझे आशा है कि इस पुस्तक ने आपके लिए यही किया है। मुझे आशा है कि इस समय आप अपनी बकवास की उन सीमाओं के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। मुझे आशा है कि आप उन्हें तोड़ने के लिए काम करने को तैयार हैं। मुझे आशा है कि आप बदलाव के इच्छुक हैं। आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, इसे सहते हैं और अपना दिमाग शांत करते हैं, तो आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां दर्द भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि उस पर पकड़ है। जब आप इस तरह से जीते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। उस सभी स्ट्रेचिंग के लिए धन्यवाद। मैं अपने 20वां दशा की तुलना में 43 की उम्र में बेहतर स्थिति में हूँ। उस समय मैं हमेशा बीमार रहता था, घावों से जकड़ा रहता था और तनावग्रस्त रहता था। मैंने कभी इसका विश्लेषण नहीं किया कि मुझे बार बार स्ट्रेस फ्रैक्चर क्यों होते रहे। मैंने अभी उस बकवास को टेप किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शरीर या मन को क्या तकलीफ थी, मेरे पास एक ही समाधान था। इसे टेप करें और जुदाई को आगे बढ़ाएं। अब मैं पहले से कहीं अधिक होशियार हो गया हूँ और मैं अभी भी इसका पीछा कर रहा हूँ। 2018 में मैं फिर से वाइल्डलैंड फायर फाइटर बनने के लिए पहाड़ों पर वापस चला गया। मैं 3 साल से मैदान में नहीं था और तब से मुझे अच्छे जिम में प्रशिक्षण लेने और आराम से रहने की आदत हो गई थी। कुछ लोग इसे विलासिता कह सकते हैं। मैं वेगास में एक आलीशान होटल के कमरे में था जब 416 में आग लगी और मुझे फोन आया। कोलोराडो के रॉकी पर्वत के सैन जुआन रेंज में 2000 एकड़ की घास की आग के रूप में शुरू हुई आग एक रिकॉर्ड तोड़ 55,000 एकड़ की आग में बदल रही थी। मैंने फोन काटा और ग्रांड जंक्शन के लिए एक प्रोप विमान पकड़ा, जिसे यूएस वन सेवा ट्रक में लोड किया और दुरंगो, कोलोराडो के बाहरी इलाके में 3 घंटे की यात्रा की, जहां मैं अपने हरे नोमिक्स पैंट और पीले लंबी आस्तीन वाले बटन डाउन में तैयार हुआ। मेरी सख्त टोपी, फील्ड चश्मा और दस्ताने और मेरे सुपर पुलास्की को पकड़ लिया, एक वाइल्डलैंड फायर फाइटर का सबसे भरोसेमंद हथियार। मैं उस चीज के साथ घंटों तक खुदाई कर सकता हूँ और यही हम करते हैं। हम पानी का छिड़काव नहीं करते। हम रोकथाम में विशेषज्ञ हैं और इसका मतलब है लाइनों को खोदना और ब्रश को साफ करना ताकि आग के रास्ते में कोई ईंधन न रहे। हम खोदते और दौड़ते हैं, दौड़ते और खोदते हैं जब तक कि प्रत्येक मांसपेशी खर्च न हो जाए। फिर हम यह सब दोबारा करते हैं। अपने पहले दिन और रात में हमने कमजोर घरों की दीवारों के चारों ओर आग की लाइनें खोदी। आग की लपटें 1 मील से भी कम दूरी से आगे बढ़ रही थीं। हमने पेड़ों के बीच से जलने की झलक देखी और सूखे से जूझ रहे जंगल में गर्मी महसूस की। वहां से हमें 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया और 45 डिग्री की ढलान पर काम किया गया। जितना संभव हो उतनी गहरी खुदाई की गई, खनिज मिट्टी तक पहुंचने की कोशिश की गई जो जलती नहीं थी। एक समय एक पेड़ गिर गया और मेरे एक साथी को 8 इंच तक मारने से चूक गया। इससे उसकी मौत हो जाती। हमें हवा में धुएं की गंध आ रही थी। हमारे आरी चेनसॉ विशेषज्ञ मृत और मरते हुए पेड़ों को काटते रहे। हमने उस ब्रश को खाड़ी के तल से बाहर खींच लिया। हर 50 फीट पर 3 मील से अधिक दूरी तक ढेर बिखरे हुए थे। प्रत्येक की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट मापी गई।
हमने करों से पहले $12 प्रति घंटे की दर से 18 घंटे की शिफ्ट में एक सप्ताह तक इसी तरह काम किया। दिन में तापमान 80 डिग्री और रात में 36 डिग्री रहा। जब शिफ्ट खत्म हुई तो हमने अपनी चटाई बिछाई और जहां भी थे खुले में सो गए। फिर उठा और उसके पीछे लग गया। मैंने 6 दिनों तक अपने कपड़े नहीं बदले। मेरे दल के अधिकांश लोग मुझसे कम से कम 15 वर्ष छोटे थे। वे सभी कीलों की तरह कठोर थे और सबसे मेहनती लोगों में से थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ, जिनमें विशेषकर महिलाएं भी शामिल हैं। उनमें से किसी ने कभी शिकायत नहीं की। जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने 3.2 मील लंबी इतनी चौड़ी लाइन साफ कर ली कि एक राक्षस को पहाड़ को जलाने से रोका जा सके। 43 साल की उम्र में मेरा वाइल्डलैंड अग्निशमन करियर अभी शुरू हो रहा है। मुझे उनके जैसे कट्टर मादरचोदों की टीम का हिस्सा बनना पसंद है और मेरा अल्ट्रा करियर भी फिर से जन्म लेने वाला है। मैं अभी इतना युवा हूँ कि आगे बढ़ सकूं और अभी भी खिताब के लिए संघर्ष कर सकूं। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा हूँ और मुझे अपने पैरों के लिए किसी टेप या प्रॉप्स की जरूरत नहीं है। जब मैं 33 साल का था तो मैं 8:35 प्रति मील की गति से दौड़ा। अब मैं बहुत आराम से 7:15 प्रति मील दौड़ रहा हूँ। मैं अभी भी इस नए, लचीले, पूरी तरह से काम करने वाले शरीर का आदी हो रहा हूँ और अपने नए स्वरूप का आदी हो रहा हूँ। मेरा जुनून अभी भी जल रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मेरे गुस्से को सही दिशा देने में थोड़ा अधिक समय लगता है। यह अब मेरी होम स्क्रीन पर नहीं है। मेरे दिल और सिर पर एक बेहोश सी झंझनाहट आ गई है। अब मुझे इसे सचेत रूप से एक्सेस करना होगा। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ तब भी मैं सभी चुनौतियों और बाधाओं, दिल टूटने और कड़ी मेहनत को महसूस कर सकता हूँ, जैसे कि यह कल हुआ था। इसीलिए आप पॉडकास्ट और वीडियो पर मेरे जुनून को महसूस कर सकते हैं। वह गंदगी अभी भी वहाँ है, मेरे मस्तिष्क में घाव के निशान की तरह धंसी हुई है। एक छाया की तरह मेरा पीछा कर रही है, जो मेरा पीछा करने और मुझे पूरा निगलने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमेशा मुझे आगे बढ़ाती है। आने वाले वर्षों में जो भी असफलताएं और उपलब्धियां हैं, उनका ढेर लग जाएगा। मुझे यकीन है कि दोनों खूब होंगे। मुझे पता है कि मैं अपना सब कुछ देना जारी रखूंगा और ऐसे लक्ष्य निर्धारित करूंगा जो ज्यादातर लोगों को असंभव लगते हैं। और जब वे कमीने ऐसा कहते हैं तो मैं उनकी आंखों में आंखें डालूंगा और एक साधारण प्रश्न के साथ उत्तर दूंगा, क्या हो अगर